Good morning, dear students. Today we will start this textbook of first semester and we will try to complete the poetry section. We will try because your examination is very near. The very first poem from this book is in the model second, in the model third, that is poetry section, that is Chimney Sweeper. Chimney Sweeper. Yes. I always says you that the title of any work itself shows what about it is. यानी कि टाइटल से ही हमें मालूम होता है ये किसके बारे में है. बहुत आसान है, अगर आपने ये पढ़ा भी नहीं होगा फिर भी आप लिख सकेंगे कुछ. बहुत आसान है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ है चिमनी स्वीपर. चिमनी आपको मालूम है जो चिमनी होती है जब पहले या आज भी मतलब जो किचन्स होते हैं वहाँ वो स्मोक धुआं निकालने के लिए जो इस्तेमाल होती है इसी को हम चिमनी कहते हैं. मिसाल के लिए ऐसी होती है ना, समझ आ रहा है? हाँ, उसी को हम चिमनी कहते हैं. चिमनी आपको मालूम है ज्यादातर जो फैक्ट्रीज होते हैं फैक्ट्रीज में बड़े बड़े चिमनीज होते हैं. क्यों? क्योंकि आपको मालूम है वहां तो इंडस्ट्रीज वहां बहुत काम कर रहे हैं. तो आप है देखो मैंने आपको पहले कहा ना ये टाइटल से ही आप कुछ लिख पाएंगे. अब स्वीपर, स्वीपर माने क्या है? चिमनी स्वीपर. स्वीपर का माने क्या है? हाँ, दैट इज चिमनी. आपने समझा क्या है? चिमनी ये है. स्वीपर है जो आपको मालूम है यहां वो स्मोक होता है, धुआं होता है. अब इसको साफ करना है, इसको जो साफ करेगा इसको कहते हैं स्वीपर. समझ आ रहा है? बहुत आसान है. यानी कि आपको पहले ही पता चला है, जैसे मैं आपको भर भर कह रहा हूं ये चिमनी स्वीपर के बारे में है. यानी कि ये चिमनीज आप साफ करने हैं उसी के बारे में. बहुत आसान है. यानी कि आप डायरेक्टली लिख सके दिस पोएम इज अबाउट द क्लियरनेस ऑफ द चिमनीज व्हिच आर यूज्ड इन द इंडस्ट्रीज. है ना, बहुत आसान है. अब थोड़ा आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं जो आपको काम आएंगे हर किसी क्वेश्चन में. फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले जो ये पोइटल है इसका टाइटल ऑफ द पोएम, ये एक्चुअली जो ये पोएम है इसका जो टाइटल है ये विलियम ब्लेक ने लिखी है. ये इसका ऑथर ये आपको याद रखना है, इसका ऑथर है विलियम ब्लेक. विलियम ब्लेक इसका ऑथर है, ये आपको मालूम है. एक सेकंड आप में कंप्लीट करूंगा ये यहां से फ्रॉम विकिपीडिया वी विल कंप्लीट इट. यस, हाँ, यानी कि उसका ऑथर जो है वो कौन है? विलियम ब्लेक. बहुत आसान है. कितने पॉइंट्स आपको मिलेंगे? और विलियम ब्लेक ने 2 सॉन्ग्स लिखे थे. कितने? 2 पोइट्री के 2 बुक्स लिखे थे. कितने? 2. एक का नाम था सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस. क्या था ना? और दूसरे का नाम था सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस. क्या? आपको ये डेट भी याद यहां नहीं रखना है. सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस हर किसी क्वेश्चन में आप लिख सकेंगे. उसने जो ये 2 लिखे हैं सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस. जो ये चिमनी स्वीपर है ये सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में है. किस में है? ये सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एक बहुत बड़ी बुक है, उसमें बहुत सारी पोइम्स हैं. इसमें ये एक पोइम है. यहां तक समझ में आया है ना? कितने सेंटेंस आपको मिले? हाँ, एक्चुअली अब हमें देखना है कि इस पोइम में ये जो पॉइंट है ये क्या कह रहा है. बहुत आसान है. यहां क्या होता है जैसे आपको मालूम है आज भी कहते हैं कि चाइल्ड लेबर मना है ना? चाइल्ड लेबर मतलब जुर्म है. 14 ईयर्स तक वो बच्चे काम नहीं कर सकेंगे फैक्ट्रीज में या घरों में. तो जो आज यहां होता है ये इंग्लैंड में हुआ करता था. कब? 18th सेंचुरी में. 18th इसको हम 17 जब हम थे तो इसको 18th सेंचुरी के थे. 18th सेंचुरी में यही हाल वहां का था. यहां तक समझ में आया? समझ में आया क्या? वहां लोगों को बेचारे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं इनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा था. इनको मजदूरी मतलब उनसे लिया जा रहा था. दे वर यूज्ड एज लेबर्स. समझ आ रहा है? बहुत आसान है. अब जो ये फैक्ट्रीज है बड़े बड़े फैक्ट्रीज हैं
आपको मालूम है, जैसे आपको मैंने कहा हमारी चिमनीज होती हैं, अब इन चिमनीज को यहाँ मैंने आपको कहा यहाँ स्मोक हुआ करता था, धुआं, अब इनको साफ करना था। बड़े तो वहां एंटर नहीं हो सकते, ये नेरे हैं, तांगे, इसीलिए ये बच्चों को यूज करते हैं इनको साफ करने के लिए। यही है पॉइंट, इसी के बारे में है पॉइंट। समझ आया? अब इजी है ना। देखो अब आपको थोड़ा याद रखना है, मैंने आपको यहां तक कहा है, यानी कि सेट अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ चाइल्ड लेबर। समझ आ रहा है? चाइल्ड लेबर के बारे में। हाँ, दैट वाज प्रोमिनेंट इन इंग्लैंड, जो मैंने आपको पहले ही कहा था प्रोमिनेंट इंग्लैंड में। समझ आ रहा है? हाँ, इन द लेट, जो मैंने आपको पहले ही कहा, लेट 18th है 19th सेंचुरी। जी आप हर किसी क्वेश्चन में लिख सकते, बहुत आसान है, बहुत आसान है। हाँ देखो क्या, एट द एज ऑफ 4 or 5 boys were sold to clean the chimneys। आपको मैंने पहले ही कहा, क्यों? ड्यू टू देयर स्मॉल साइज। और कितना आसान है, बहुत आसान है भाईजान। These children were oppressed, यानी कि उन पर जुल्म किया जा रहा था। समझ आ रहा है? एंड had diminutive existence that was socially acceptable at that time, यानी कि सोसाइटी में वो एक्सेप्ट था, यानी कि लोग उनको ले रहे थे, कोई मतलब उनके खिलाफ कुछ नहीं कह रहा था। समझ आ रहा है? Children in this field of the work were often unfed and poorly clothed। अब सीधी सी बात है, वो बेचारे गरीब थे, उनको न खाना पूरा दिया जा रहा था, न इनको कपड़े दिए जा रहे थे। समझ आ रहा है? यहां तक समझ में आया? क्योंकि वो बेचारे गरीब लोग हैं, क्योंकि अमीर लोग तो अपने बच्चों को कहां उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। समझ आ रहा है? हाँ, इन मोस्ट केसेस दीज चिल्ड्रन डाइड फ्रॉम ईदर फॉलिंग थ्रू द चिमनीज। कितना आसान है, सीधी सी बात है, फॉलिंग फ्रॉम द चिमनीज, फ्रॉम द लंग डैमेज और हॉरिबल डिजीजेस। आपको मालूम है स्मोक से क्या होता है, जो लंग्स होते हैं वो खराब होते हैं। कितना आसान है भाईगा, हॉरिबल डिजीज। हाँ, क्योंकि फिर इनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है उस धुएं की वजह से। हाँ, in the earlier point, a young chimney sweeper recounts a dream by one of his fellow in which an angel rescues the boys from the coffins and takes the sunny meadows। अब हम पोइम पढ़ेंगे कि उसमें क्या हो। समझ यहां तक आया? आसान है। हाँ, the poem from the songs of experience was set to music in 1965। ये मतलब उन्होंने इसको, मैंने आपको पहले भी कहा है कि लिटरेचर को पहले एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, तो 1965 में उन्होंने इसको म्यूजिक के लिए इस्तेमाल किया है। आसान है, यानी कि गाने के लिए, क्योंकि आपको मैंने इससे पहले भी कहा है जो पोइट्री होती है इट इज म्यूजिकल। ये हमारे ईयर्स के लिए होती है, ये हमारे हार्ट के लिए होती है। समझ आ रहा है? हाँ, अब है पॉइंट, बहुत आसान है, बहुत आसान। देखो बहुत आसान, अगर आपको रेफरेंस टू कंटेक्स्ट भी वहां होगा आपको वो भी आसान होगा। हाँ, द चिमनी स्वीपर फ्रॉम सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, ये आपको मैंने कहा। अब एक बात याद रखना है, आप कौन सी गलतियां करते हो वहां, ये याद रखना है। मिसाल के लिए यहाँ द टी पहले कैपिटल है, फिर सी ये कैपिटल है, फिर एस कैपिटल है, और ये ऐसे रखना होता है किसी भी पोइम का, किसी भी चैप्टर का नाम इन्वर्टेड कॉमास में होना चाहिए, या हम कर्सिव में भी लिख सकेंगे, अंडरलाइन भी, मतलब सबसे बेहतर है इन्वर्टेड कॉमास। समझ आ रहा है? हाँ, और मैंने आपको पहले ही कहा है इसका लिखने वाला ऑथर है विलियम ब्लेक, W कैपिटल, ब्लेक B कैपिटल। बहुत आसान है। अब हम पोइम को एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस की वजह से आपको हर किसी क्वेश्चन का जवाब मिलेगा, और रेफरेंस टू कंटेक्स्ट में क्या कह रहा है? When my mother died, I was young। सीधी सी बात है, जब उसकी माँ, क्योंकि जो बेचारा यतीम होता है ना, जिसको माँ नहीं होती है, वही मतलब इन कामों के लिए लोग इनको इस्तेमाल करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं। समझ आ रहा है? अब क्या कह रहे हैं? When my mother died, I was very young, and my father sold me while yet my tongue could scarcely cry, weep, weep, weep। देखो कितना आसान है, कितना आसान है। यानी कि अब उसकी माँ की डेथ हुई है, आपको मालूम है, जो मतलब ये आपको मैंने इससे पहले भी कहा है, जो मदर होती है उसको ज़्यादा अफेक्शन होती है फादर से। अब आपको मालूम है कि जो फादर होता है वो ज़्यादा पैसे के पीछे होता है, तो अब उसने इसको भेजा है किसी को। अब ये कह रहे हैं कि ये इतना
छोटा था कि ये मतलब रो भी नहीं सकता था, वीप भी नहीं कर रहा था। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? वीप का मन है रोना यहां। हाँ, सो योर chimneys I sweep and I soothe, I sleep। अब ये यही कह रहा है, ये सोसाइटी को कह रहा है, ये अपने माहौल को कह रहा है, ये अमीर लोगों को कह रहा है, ये अपने गवर्नमेंट को ये मतलब इंफॉर्मेशन दे रहा है। हाँ, अब मैं आपके लिए हूं, अब मुझे इन चिमनीज को साफ करना है, वहां मतलब जो वो दुआ है वो मुझे निकालना है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? एक्सप्लॉइट यानी कैसे इन बेचारे गरीब लोगों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। हाँ, बहुत आसान है। There is little Tom Dicky who cried when his hair that curled like a lamb's back was shaved, so I said। देखो कितना आसान है। देखो, मैंने आपको पहले ही कहा है, जो ये पोएम है, पोएम में लिटरेरी टर्म्स होते हैं। क्या होते हैं? या फिगर ऑफ स्पीच हम इनको कहते हैं। मिसाल सिमिलीज होते हैं, मेटाफर होते हैं, पान होते हैं, पर्सनिफिकेशन होते हैं। तो वो मैंने आपको कहा भी है और फिर भी कहूंगा। आपने इसको उस अंदाज से एनालिसिस नहीं करूंगा मैं, आप इसकी एनालिसिस आप मतलब अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, देयर इज ए लिटिल टॉम डिकी, ये आप मतलब जनरल में किसी का नाम ले रहा है, किसी मतलब बच्चे का नाम ले रहा है। ऐसा हाल हर किसी के, बहुत बच्चों के साथ हुआ है। अब एक बच्चे का एग्जाम्पल यहां ये दे रहा है। क्या कह रहा है? Who cried, वो भी बेचारा चिल्ला रहा था, मगर चिल्लाने से उसको कुछ नहीं हुआ है, यूजलेस। हाँ, his hair that curled like a lamb's back, यानी कि उसका जो हेयर है वो उन्होंने मतलब क्लीन किया था, शेवर किया था, क्योंकि चुमनी में एंटर होना था, वहां मतलब वो दुआ हुआ इसमें मत जाएगा। तो मगर ये कहते हैं lamb's back। यहां उसने, अगर हम देखेंगे, उसने यहां यानी कि मेटाफर यूज किया है। मेटाफर, लैम्ब किसको कहते हैं? आपको मालूम है? लैम्ब मालूम है किसे कहते हैं? ये एनिमल है ना, समझा कौन? वो जो आप समझो लैम्ब, जैसे मिसाल के लिए हमें ये होता है ना, कॉफ होते हैं ना, कॉफ गाय का बच्चा जैसे होता है, इसी तरह लैम्ब भी होता है। वेरी गुड, शीप। हाँ, जो ये शीप का बच्चा होता है ना, ये बहुत, गोट का हम बच्चा कहेंगे, तो ये बहुत इनोसेंट होता है। क्या होता है? वो बहुत खुश होता है ना इंसान को। यानी कि जो लैम्ब है, इसको इनोसेंस से रिलेट किया जाए। क्या किया जाए? जो इस ब्लेक ने पोइम्स लिखे हैं, उसने यही लैम्ब इस्तेमाल किया है एज सिंबल ऑफ इनोसेंस, शराफत। और टाइगर है ना, फ्यूरियस, खतरनाक, खौफजदा, इसको कहते हैं एक्सपीरियंस। समझ आ रहा है? उसने उसको रिलेट किया है पोइम्स ऑफ एक्सपीरियंस में। यानी कि ये लैम्ब यहां उसने एज मेटाफर यूज किया है। समझ आ रहा है? यानी कि सिंबल ऑफ इनोसेंस। जैसे वो बेचारा लैम्ब होता है ना, ऐसे बेचारा, वैसे ही ये बच्चा भी था, कुछ नहीं कह रहा था, बहुत इनोसेंट, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत। और एक चीज भी है, क्योंकि ये जो विलियम ब्लेक है ये क्रिश्चियन है, अंग्रेज है ना, ये क्राइस्ट को आपने हजरत ईसा के बारे में सुना होगा। वो कह रहे हैं मतलब हमारा अपना, मुसलमानों का अपना अकीदा है और उनका अपना अकीदा है। वो कह रहे हैं कि उसकी डेथ हो गई है, फिर ये हुआ है, वो इसको कंसिडर कर रहे हैं सन ऑफ द गॉड। समझ आ रहा है? तो यानी कि ये अगर हम देखेंगे उसकी तरफ भी इशारा दे रहा है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? हाँ। Was shaved, so I said, hush, Tom, never mind it, for when your head is bare, you know that the truth cannot spoil your white hair। हाँ, अब ये कह रहा है यही, यानी कि अब दूसरा कोई लड़का होगा, मतलब ये बहुत सारे बच्चे हैं वहां। अब उससे ये कह रहा है, अब आप है क्या फायदा है परेशान होने का, हम रोने से क्या होगा, हमारे चिल्लाने से क्या होगा, कोई बचाने वाला नहीं है, हम कितना भी चलाएंगे, यहां सब लोग ऐसे ही हैं, हमारे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। अब जो मतलब हमारा हेड है, उन्होंने हमें मतलब शेव कंप्लीट किया है, ये वाइट हुआ है, यानी कि अपने फायदे के लिए। देखो मतलब मैंने आपको पहले कहा, पोइट्री में एक चीज है, अगर मैंने इस वक्त पढ़ा है, अगर मैं दूसरे बार पढ़ाऊंगा तो और कोई माने। यानी कि ये कह रहा है कि अपने एक्सप्लॉइट के लिए, अपने फायदे के लिए उन्होंने हमें साफ किया है, हर कोई चीज हमारा साफ किया है, हमें अपने एग्जिस्टेंस ही खत्म की है। हमें बाल थे, वो बाल भी हमें खत्म किए हैं। समझ आ रहा है? बहुत आसान है। हाँ,
हाँ, and so was quiet, and that very night, as Tom was sleeping, he had such a sight that thousands of the sheep, Dick, Joe, Ned, and Jake, were all of them locked up in the coffins of black. हाँ, आपको मालूम है, मतलब कभी कभी हमें अपने मौत मतलब हमारे सामने आ रहा है। मिसाल के लिए अगर हम किसी वक्त हम देखेंगे कोई मतलब हॉरिबल सिचुएशन होगी, बहुत खतरनाक, मिसाल के लिए कभी मिसाल के लिए सैलाब आया था 2014 में, या कभी अर्थक्वेक हो रहा है, हम सोच रहे ना अभी हम मरेंगे, या कोविड हुआ है, जिसको हुआ है इसी को मालूम है कि उसे क्या उसको हो गया है, समझ आ रहा है। तो उसकी उस वक्त हालात क्या होती है, आप समझो कि मतलब उनकी हालात यही है। ये मतलब जो मौत है, मौत के मुंह में भी है ना। आप उनको यही याद आ रहा है, उनको यही सीन आ रहा है, क्योंकि आपको मालूम है जो ये सिग्मंड फ्राइड भी कह रहा है कि जो हम दिन भर करते हैं हम रात को वही ख्वाब में देखते हैं। ख्वाब वही है, ख्वाब जो हमें अनफुलफिल्ड विशेस होते हैं ना, हमें सिग्मंड फ्राइड के लिहाज से हमें ख्वाब में वही आ रहा है। सिग्मंड फ्राइड के हिसाब से हमारे माइंड के 3 टाइप्स हैं, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस। कॉन्शियस जानबूझ के जो हम करते हैं, अनकॉन्शियस जो हमें मालूम नहीं, और सबकॉन्शियस जो हमारे अंदर है, समझ आ रहा है। यानी कि इसके कहने का मतलब इनको यही ख्वाब आ रहा है, इनको यही डराने वाली ख्वाब रही कि अब हमें मरना है। उनको बस लाशें नजर आ रहे हैं, उनके ख्वाबों में लाशें ही लाशें आ रही हैं, क्योंकि अब उनको भी मरना है, वो भी एक वक्त एक लाश की तरफ होंगी, उनको भी वो कफन होगा। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। ये यही दिखा रहा है उन बेचारों की हालात क्या है, ये छोटे छोटे बच्चे उनकी हालात क्या है। बहुत आसान है, बहुत आसान है। हाँ, क्या कह रहा है, and 1 second, and by came an angel who had a bright key, and he opened the coffins and set them all free. अब ये कह रहा है, अब बचाने वाला कौन है? बचाने वाले लोग नहीं है, बचाने वाला अगर है वो है गॉड, वो है अल्लाह। अब ये कह रहे कोई एंजल आया है, कोई फरिश्ता आया है, मतलब कभी कभी अल्लाह ताला आप खुद नहीं आ रहा है, वो किसी इंसान को भेज रहा है हमें बचाने के लिए। ऐसी सिचुएशन हो रही है, अब ये यही कह रहा है, आप इसको एक ही उम्मीद है, वो है अल्लाह पर, वो है गॉड पर। समझ आ रहा है। इसको लग रहा है कि जो लोग हैं ये सब एक जैसे हैं, कोई बचाने वाला नहीं है, इसलिए कह रहा है एंड बाई केम एन एंजल। एंजल आपको मालूम है फरिश्ता, हाँ, हु हैड ए ब्राइट की, जिसके पास चाबी है, मतलब इनको वहां से निकालने की। एंड ही ओपन्ड द coffins and set them all free। इसका कहने का मतलब है ऐसा भी वक्त नहीं रहेगा, ये वक्त भी खत्म होने वाला है। इस दुनिया में कोई चीज नहीं रहता है, सब कुछ विद द पैसेज ऑफ टाइम, है ना। यानी कि फिर मतलब उनको भी आज आप देख रहे हो चाइल्ड लेबर पर कितना मतलब कितने रूल्स हैं, तो होने भी चाहिए। हाँ, then down a green plain, leaping, laughing, they run and wash in the river and shine in the sun। ये कह रहे हैं फिर ये बच्चे वहां से निकले और कहां चले गए? नेचर में, कुदरत में। क्योंकि मैंने आपको बार बार कह रहा हूं जो नेचर है, नेचर हमारी तरफ नहीं है। नेचर नॉट जीसस, वो ये नहीं देख रहा है ये गरीब है, ये अमीर का बच्चा है, ये गरीब का बच्चा है, नहीं, ऑल आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ द गॉड, इन फ्रंट ऑफ द अल्लाह। समझ आ रहा है, यही उसका कहने का मतलब है। ये कह रहा है फिर वो कहां चले गए? नेचर में। ये यानी कि मिसाल के नेचुरल थिंग्स क्या है, और दे आर लाफिंग। समझ आ रहा है। हाँ, लीपिंग मीन दौड़ के जाना, समझ आ। हाँ, कहा? वॉश इन रिवर, मैंने आपको पहले ही कहा, और आपको याद रखना है जो रिवर है इट इज सिंबल ऑफ द लाइफ, क्योंकि पानी की वजह से हम जिंदा है, अगर पानी ना होता तो हम कहां होते। यहां उसने इसके साथ रिलेट किया है। समझ आ रहा है। फिर भी मैं आप वो वाली अगर मैं एनालिसिस पर आऊंगा ना, फिर मतलब एक एक सेंटेंस की मुझे एक एक घंटे को करनी है, मगर मैं अब एकेडमिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपको कैसे वहां एंड शाइन इन सन, और वो धूप कहां दे रहे हैं? सन के नीचे। यानी कि यही बस गॉड, बस होप अगर है तो वो गॉड है, वो अल्लाह है, उसके सिवा और कोई ही नहीं है। समझ आ रहा है। बाकी सब यहां दुनिया में लोग ऐसे ही हैं। हाँ, बहुत आसान है, बहुत आसान है भाई। हाँ,
Then naked and white, and their baggage left behind. They rise upon the clouds and spot in the wind. And the angel told Tom, if he had been good boy, he would have God. He would have God for his father and never want job. अब यहाँ आपको मालूम है, मैंने आपको बार बार कहा है कि जो भी इंसान को कोई परेशानी होती है वो एक किस्म की आजमाइश होती है। उसमें इंसान को मतलब उस आजमाइश में मतलब अपने आप को मतलब वहाँ एडजस्ट करना होता है। यानी कि ये मतलब अल्लाह ताला ने लिखा हुआ होता है, मगर वही जानता है कि क्या होगा। इसका कहने का मतलब ये है, देयर नेकेड एंड वाइट ऑल देयर बैगेज लेफ्ट बिहाइंड, यानी कि जो भी इनके बैगेज है, जो भी इनके लगेजेस थे, यानी कि जो पुराने थे फटे हुए कपड़े, यानी कि ये जो गुर्बत के हुए थे, जो मुसीबत थे, ये खत्म हो गए हैं। अब क्या हुआ है? लेफ्ट बिहाइंड। दे राइज अपॉन क्लाउड्स, वो कहां चले गए? क्लाउड्स, यानी कि ऊंचाई पर वो पहुंचे। क्लाउड्स फिर से मैंने कहा है बादल, फिर से नेचर। और आपको मालूम है जो क्लाउड्स है ना, ये भी इनोसेंस दिखा रहे हैं, ये भी मतलब बहुत सॉफ्ट होते हैं। और आपको मालूम है कि जो बादल होते हैं ना, बादल के बाद क्या आती है? रेन है, बारिश। और मैंने आपको पहले ही कहा है कि बारिश इज द रेन इज द फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द लाइफ। उसी की वजह से पानी होता है। फिर से वही दिखा रहा है, यानी कि अल्लाह ताला ने इसी से मतलब हमें ग़िज़ा मिल रहा है, वो उसी से मिल रहा है। हाँ, क्लाउड्स एंड सपोर्ट इन द विंड, और ये कहाँ चले जा रहे हैं? विंड में, हवा में। अब ये ओपन है, अब ये फ्री है हवा की तरफ। अब इनको कोई कुछ नहीं कर सकेगा, है? समझ आ रहा है? बहुत आसान है, बहुत आसान है। एंड द एंजल टोल्ड टॉम, और आप फरिश्ता ने या हम कहेंगे खुदा ने टॉम से कहा है, एक बच्चे से कहा है। क्या कहा है? क्योंकि मतलब मैंने आपको कहा है जिसको परेशानी होती है तो उसको मतलब उसका सोल्यूशन भी होता है। इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, अगर मुसीबत होती है, मुसीबत के बाद खुशी भी होती है ना? इसको जब जैसे आप कहें कभी खुशी कभी गम, है, यही वो है। हाँ, इफ ही हैड ए गुड बॉय, अब ये कह रहा अगर वो अच्छा लड़का होगा, अगर अब वो अच्छे डील्स करेंगे। आपको मालूम है कि मतलब हम भी पास्ट हमें भूल जाते हैं। जब हमें मतलब कोई चेयर मिलती है, कोई अच्छी पोजीशन मिलती है, जो हमें अपना पास्ट होता है, हम वो फिर भूल जाते हैं। वो भूलना नहीं चाहिए। इसका कहने का मतलब यही है, अगर आप जब बड़े होंगे तो आपको उस वक्त ये ख्याल रखना है कि जो बाकी बच्चे हैं हमें अब उनको एक्सप्लॉइट नहीं करना है, क्योंकि हमें खुद को चेंज करना है। सोसाइटी कैसे चेंज होगी? जब हम अपने आप को चेंज करेंगे। हम क्या कहते हैं? सोसाइटी खराब है, लोग खराब हैं, और लोग कौन है? हम हैं। जब मैं चेंज होगा तो आप ऑटोमेटिकली चेंज होंगे। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? वही इसे कहने का मतलब ये है। He had a God for his father and never want joy, यानी कि ये यही कह रहा है कि ये मतलब जो गॉड, मैंने आपको पहले ही कहा है कि ये कंसिडर कर रहे हैं गॉड को एज फादर और क्राइस्ट को एज सन। तो हमें उस कंसेप्ट से नहीं देखना है। तो ये कह रहा है कि आपको जॉय, आपको खुशी मिलेगी खुदा की, खुदा से कोई बात नहीं। And so Tom awoke, and we rose in the dark and got with our bags and our precious to work. और ये यही कह रहा है, ये आप बेदार हो गए हैं डार्क से, अंधेरे से, क्योंकि मतलब अब ये उनके सबकॉन्शियस माइंड में था, हमें ऐसा होना चाहिए जैसे आपने डेफोडिल्स बनी थी। यानी कि हम भी कभी कहते हैं ना, मतलब हमें मुसीबत आ रहा है, हम फिर ऐसा होना चाहिए बस। मगर अब तो जब ये रियलिटी में आए हैं, फिर तो वहां तो वही है। यही इसका कहने का मतलब ये है। अब ये है, दो द मॉर्निंग वॉज कोल्ड टॉम वॉज हैप्पी एंड वार्म, सो इफ ऑल डू देयर ड्यूटी दे नीड नॉट फियर हार्म। हाँ, अब ये इसके कहने का मतलब यही है कि हर किसी को अब मतलब उन बिचारी को यही है, अब क्या करेंगे वो? ये अभी तक ये उनका मतलब उनका ख्याल था कि ऐसा होना चाहिए, मगर जब ये मतलब फिर से देख रहे हैं तो वो वही है। तो अब इसको यही कह रहे हैं कि अब एक ही चीज़ है, अब उन्हें अपनी काम करनी है। अल्लाह ताला ने उनको मतलब उसके लिए रखा है। क्या मालूम है क्या उसमें क्या है क्या नहीं है? समझ में आया? इजी है। हाँ, बहुत मैंने अपने तरीके से मतलब बहुत जल्दी जल्दी किया है, वरना अगर हम एनालिसिस पर आएंगे तो फिर अगर हम दिन भर भी एनालिसिस करेंगे तो वो भी काम है। एक सेकंड 73 है, एक सेकंड 73, एक सेकंड चिमनी सी पर। अब क्या है
क्वेश्चंस। बस जल्दी जल्दी मैं करूँगा थोड़ा क्वेश्चन जिसके जल्दी जल्दी थोड़ा आपको आइडिया दूंगा कि आपको कैसे लिखना है। बस डिस्कस द पोएम एज ए thorough and radical analysis of the system of child slavery within the civilized English society। और कितना आसान है। आपको पहला क्वेश्चन है, आपको इस पॉइंट का एनालिसिस करनी है कि वहां चाइल्ड लेबर है ना, यही लिखना है, ये जो मैंने पढ़ा है यही सिर्फ लिखना। अब यही लिखना है मिसाल के लिए, in the poem there is the child slavery from very beginning as the children had been used for clearing the chimneys, है ना, वही है। समझ आ रहा है? अब डिफिकल्ट है? हाँ। क्वेश्चन सेकंड, in the poem the underlying cause of exploitation is a result of the system of idea here religion, God or abstract idea of God is given precedence over the miseries of the human life. How far do you agree? गिव ए रीजनड आंसर। हाँ देखो 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 क्या कह रहा है। अब इनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, बच्चों को इनको मुसीबत आ रहा है। अब होप कौन है, अब इनको उम्मीद कौन है, बचाने वाला कौन है, वही लिखना है। समझ आ रहा है? अब मुश्किल है, फिर यही स्टोरी थोड़ा लिखना है। नाउ द होप टू देम इज द गॉड एज दे हैव फेस्ड द मिजरी फ्री एज दे वर यूज्ड फॉर द चिमनीज। बस वही लिखना है ना, आसान। हाँ, the chimney sweeper remains happy before and after having to work as a sweep despite the fact that he is outspoken about the way he has been exploited. Comment on the sweeper's problematic perspectives. हाँ, अब जो ये बेचारे चिमनी स्वीपर हैं, ये बेचारे मतलब जो बच्चे हैं, ये बेचारे मतलब अपने काम कर रहे थे, उसी के साथ लगे हुए थे, क्योंकि अब उनको बेचारे को कोई होप नहीं है, कोई और मतलब चारा नहीं है, अपने आप को वो बचा नहीं सकते हैं। यही लिखना है, फिर वही लिखना है। समझ आ रहा है? बहुत आसान है। हाँ, एक्सरसाइज नंबर सेकंड, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड आइडेंटिफाई ट्रू और फॉल्स। ये आप खुद ही करेंगे, ट्रू फॉल्स ये तो कुछ नहीं है, बकवास। बस इतने ही, 3 ही क्वेश्चन है इसमें, और हैं ये कुछ ग्रामर वेमर इफोनी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये मैं इस वक्त नहीं पढ़ाऊंगा। अगर मुझे टाइम मिला तो ग्रामर पोर्शन में मैं इसको डिस्कस करूंगा। समझ आया? समझ आया? हाँ, नाउ वी विल, दिस इज सफिशिएंट for today. Oh, yes.